लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वे दोनों साधु जो संदूक के अंदर झांक ना मालूम क्या देखकर बेहोश हो गए थे, थोड़ी देर बाद होश में आए और चीख चीख कर रोने लगे। एक ने कहा, हाय हाय इंद्रजीत, तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो किसी के साथ बुराई न की थी, फिर किस कमबख्त ने तुम्हारे साथ बदी की? प्यारे कुमार, तुमने बड़ा बुरा धोखा दिया, हम लोगों को छोड़कर चले गए। क्या दोस्ती का हक इसी तरह अदा करते हैं? हाय, अब हम लोग जी कर क्या करेंगे? अपना काला मुंह लेकर कहाँ जाएंगे? हमको अपने भाई से बढ़कर मानने वाला अब दुनिया में कौन रह गया? तुम हमें किसके सुपुर्द करके चले गए? दूसरा बोला, प्यारे कुमार, कुछ तो बोलो, जरा अपने दुश्मनों का नाम तो बताओ। कुछ कहो तो सही कि किस बेईमान ने तुम्हें मारकर इस संदूक में डाल दिया। हाय, अब हम तुम्हारी मां बेचारी चंद्रकांता के पास कौन मुंह लेकर जाएंगे? किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे होनहार लड़के को किसी ने मार डाला? नहीं नहीं, ऐसा ना होगा। हम लोग जीते जी अब लौट कर घर न जाएंगे, इसी जगह जान दे देंगे। नहीं नहीं, अभी तो हमें उससे बदला लेना है जिसने हमारा सर्वनाश कर डाला। प्यारे कुमार, जरा मुंह तो खोलो, जरा आगे खोल कर देखो तो सही, तुम्हारे पास कौन खड़ा रो रहा है? क्या तुम हमें भूल गए? हाय, ये यकायक कहां से गजब आकर टूट पड़ा। अब तो पाठक समझ गए होंगे कि इस संदूक में कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश थी और ये दोनों साधु उनके दोस्त भैरव सिंह और तारा सिंह थे। इन दोनों के रोने से कामनी असल बात समझ गई। वो झट कोठरी के बाहर निकल आई और मोमबत्ती की रोशनी में कुमार की लाश देख जोर जोर से रोने लगी। किशोरी इस तहखाने के बगल वाली कोठरी में थी। उसने जो कुंवर इंद्रजीत सिंह का नाम ले लेकर रोने की आवाज सुनी तो उसकी अजब हालत हो गई। उसका पका हुआ दिल इस लायक न था कि इतनी ठेस संभाल सके। बस एक दफे हाय की आवाज तो उसके मुंह से निकली, मगर फिर तन बदन की सुध न रही। वो ऐसी जगह न थी कि कोई उसके पास जाए या उसे संभाले और देखे कि उसकी क्या हालत है। भैरव सिंह और तारा सिंह ने जो कामनी को देखा तो वो लोग फूट फूट कर रोने लगे। तहखाने में हाहाकार मच गया। घंटे भर यही हालत रही। जब कामनी ने रोकर ये कहा कि इसी बगल वाली कोठरी में बेचारी किशोरी भी है, हाय, हम लोगों का रोना सुनकर उस बेचारी की क्या अवस्था हुई होगी। तब भैरव सिंह और तारा सिंह चुप हुए और कामनी का मुंह देखने लगे। भैरव सिंह, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहां किशोरी भी है? कामनी, मैं उससे बातें कर चुकी हूं। तारा सिंह, क्या तुम बड़ी देर से इस तहखाने में हो? कामनी, देर क्या, मैं तो कई दिनों से भूखी प्यासी इस तहखाने में कैद हूं। उस आदमी की तरफ इशारा करके, ये मेरा पहरा देता था। भैरव सिंह, खैर, जो होना था सो हो गया। अब हम लोग अगर रोने धोने में लगे रहेंगे तो इनके दुश्मन का पता न लगा सकेंगे और न उससे बदला ही ले सकेंगे। यों तो जन्म भर रोना ही है, परंतु जब इनके दुश्मन से बदला ले लेंगे तो कलेजे में कुछ ठंडक पड़ेगी। तुम यहां कैसे आई और इन दुष्टों के हाथ क्यों कर फंसी? खुलासा कहो तो शायद कुछ पता लगे। कामनी ने अपना खुलासा हाल कहा और इसके बाद पूछा, तुम दोनों का आना कैसे हुआ? भैरव सिंह, कमला ने इस तहखाने का पता देकर हम लोगों को यहां भेजा है। थोड़ी ही देर में राजा वीरेंद्र सिंह और कुंवर आनंद सिंह भी बहुत से आदमियों को साथ लिए आना ही चाहते हैं। कमला भी उनके साथ होगी। हम लोग कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने वाले थे, मगर हाय, ये क्या खबर थी कि रास्ते में ही हम लोगों पर ये पहाड़ टूट पड़ेगा। हाय, जब महाराज यहां आएंगे तो हम किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे लड़के की लाश इस तहखाने में पाई गई? इसके बाद भैरव सिंह ने इस तहखाने में आने का बाकी हाल कहा तथा ये भी बताया कि जब खंडहर के बाहर कुएं पर हम दोनों आदमी बैठे थे, तभी 3 आदमियों की बातचीत से मालूम हो गया कि तुमको उन लोगों ने कैद कर लिया है, परंतु ये आशा न थी कि हम तुम्हें इस अवस्था में देखेंगे। उन लोगों ने मुझे देखा तो पहचान कर डरे और भाग गए, मगर मुझे ये ना मालूम हुआ कि वे लोग कौन हैं और उन्होंने मुझे कैसे पहचाना। कामनी, हाथ का इशारा करके, उन्हीं लोगों में से एक ये भी है जिसे तुमने बांध रखा है। भैरव सिंह,
उस आदमी से, बता तू कौन है? आदमी, बताने को तो मैं सब कुछ बता सकता हूं, परंतु मेरी जान किसी तरह न बचेगी। भैरव सिंह, क्या तुझे अपने मालिक का डर है? आदमी, जी हाँ। भैरव सिंह, मैं वादा करता हूं कि तेरी जान बचाऊंगा और तुझे बहुत कुछ इनाम भी दिलाऊंगा। आदमी, इस वादे से मेरी तबीयत नहीं भरती, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के ही बचने की उम्मीद नहीं। हाय, क्या आफत में जान फंसी है। अगर कुछ कहें तो मालिक के हाथ से मारे जाएं, और ना कहें तो इन लोगों के हाथ से दुख भोगे। भैरव सिंह, तेरी बातों से मालूम होता है कि तेरा मालिक बहुत जल्द ही यहां आना चाहता है। आदमी, बेशक ऐसा ही है। ये सुनते ही भैरव सिंह ने तारा सिंह के कान में कुछ कहा और उनका अय्यारी का बटुआ लेकर अपना बटुआ उन्हें दे दिया, जिसे ले वे तुरंत वहां से रवाना हुए और तहखाने के बाहर निकल गए। तारा सिंह ने जल्दी जल्दी खंडहर के बाहर होकर उस कुएं में से एक लुटिया पानी खींचा और बटुए में से कोई चीज निकालकर पत्थर पर रगड़ जल में घोलकर पी ली। फिर एक लुटिया जल निकालकर वही चीज पत्थर पर घिस पानी में मिलाई और बहुत जल्द तहखाने में पहुंचे। जल की लुटिया भैरव सिंह के हाथ में दे दी। भैरव सिंह ने बटुए से कुछ खाने की चीज निकाली और कामनी से कहा, इसे खाकर तुम ये जल पी लो। कामनी, भला खाने और जल पीने का ये कौन सा मौका है? यद्यपि मैं कई दिनों से भूखी हूं, परंतु क्या कुमार की लाश के सिराहने बैठकर मैं खा सकूंगी? क्या ये अन्न मेरे गले के नीचे उतरेगा? भैरव सिंह, है, इस बात का मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। खैर, इस पानी में से थोड़ा तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अगर इससे इनकार करोगी तो हम सब लोग मारे जाएंगे। धीरे से कुछ कहकर, बस देर न करो। कामनी, अगर ऐसा है तो मैं इनकार नहीं कर सकती। भैरव सिंह ने उस लुटिया में से आधा जल कामनी को पिलाया और आधा आप पीकर लुटिया तारा सिंह के हवाले की। तारा सिंह तुरंत तहखाने में से बाहर निकल आए और जहां तक जल्द हो सका इधर उधर से सूखी हुई लकड़ियां और कंडे बटोर कर खंडहर के बीच में एक जगह रखा। तब बटुए में से चकमक पत्थर निकाला और उसमें से आग झाड़कर गोठों और लकड़ियों को सुलगाया। तारा सिंह ये सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे और घड़ी घड़ी में खंडहर के बाहर मैदान की तरफ देखते भी जाते थे। आग सुलगाने के बाद जब तारा सिंह ने मैदान की तरफ देखा तो बहुत दूर पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी। वो अपने काम में फिर जल्दी करने लगे। बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था। वो तेल आग में डाल दिया। आग पर 2-3 दफे पानी का छींटा दिया। फिर मैदान की तरफ देखा। मालूम हुआ कि 10-15 आदमी घोड़ों पर सवार बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं। उस समय तारा सिंह के मुंह से यकायक निकल पड़ा, उफ, अगर जरा भी देर होती तो काम बिगड़ ही चुका था। खैर, अब ये लोग कहाँ जा सकते हैं। आग में बहुत ज्यादा धुआं निकला और खंडहर भर में फैल गया। इसके बाद तारा सिंह खंडहर के बाहर निकले और कुएं के पास जाकर नीम के पेड़ पर चढ़ गए तथा अपने को घने पत्तों की आड़ में छिपा लिया। वो पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर से खंडहर के भीतर का मैदान साफ नजर पड़ता था। वे सवार जिन्हें तारा सिंह ने दूर से देखा था अब खंडहर के पास आ पहुंचे। तारा सिंह ने पेड़ पर चढ़े चढ़े गिना तो मालूम हुआ कि 12 सवार हैं। उनमें सबसे आगे एक साधु था जिसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक पहुंच रही थी। पाठक, ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने रोहतासगढ़ में राजा दिग्विजय सिंह के पास रात के समय पहुंचकर उन्हें भड़काया और राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद कराया था। खंडहर के पास पहुंचकर वे लोग रुके। घोड़े की बागडोरें पत्थरों से अटकाकर 10 आदमी तो खंडहर के अंदर घुसे और 2 आदमी घोड़ों की हिफाजत के लिए बाहर रह गए। खंडहर के अंदर धुआं देखकर बुढ़े साधु ने कहा, यह धुआं कैसा है? एक, किसी मुसाफिर ने आकर रसोई बनाई होगी। दूसरा, मगर धुआं बहुत कड़वा है। तीसरा, उफ, आंखों से और नाक से पानी बहने लगा। साधु, अगर किसी मुसाफिर ने यहां आकर रसोई पकाई होती तो हांडी, पत्तल और पानी का बर्तन इत्यादि कुछ और भी तो यहां दिखाई देता। एक आदमी की तरफ देखकर, हमें इस धुएं का रंग बेढब मालूम होता है। इसकी कड़वाहट, इसकी रंगत और इसकी बू कहे देती है कि धुएं में बेहोशी का असर है। जरूर ऐसा ही है। कुछ अमल भी आ चला और सिर भी घूमने लगा। जोर से, अरे बहादुरो, बेशक तुम लोग धोखे में डाले गए। यहां कोई अय्यार आ पहुंचा है।
क्या ताज्जुब है अगर तहखाने में से कामनी को निकाल कर ले गया हो। नीम के पेड़ पर बैठे हुए तारा सिंह उस साधु की बातें सुन रहे थे, क्योंकि वो नीम का पेड़ खंडहर के फाटक के पास ही था। साधु की बातें अभी पूरी न होने पाई थीं कि खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मालूम होता है कि साधु की आखिरी बात उसने सुन ली थी, क्योंकि पहुंचने के साथ ही उसने पुकार कर कहा, नहीं नहीं, कामनी को कोई निकाल कर नहीं ले गया, मगर इसमें भी संदेह नहीं कि बीरेंद्र सिंह के दो अय्यार यहां आए हैं। एक तहखाने के अंदर है, दूसरा हाथ से इशारा करके इस नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। साधु, बस तब तो मार लिया। बेशक हम लोग आफत में फंस गए हैं, परंतु कामनी और इंद्रजीत, जिन्हें तुम लोग तहखाने में पहुंचा चुके हो, अब बाहर नहीं जा सकते। ताज्जुब नहीं कि इन अय्यारों ने इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो। देखो, मैं शाह दरवाजे को ऐसा बंद करता हूं कि फिर अय्यार का बाप भी तहखाने में नहीं जा सकेगा। इसके जवाब में उस आदमी ने, जो अभी दौड़ता हुआ आया था, कहा कि हमारा एक आदमी भी तहखाने में ही है। साधु, खैर अब तो उसका भी उसी तहखाने में घुटकर मर जाना बेहतर है। तारा सिंह ने उस आदमी को पहचान लिया जो खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से दौड़ता हुआ आया था। ये उन्हीं दोनों आदमियों में से एक था जो भैरव सिंह और तारा सिंह को कुएं पर देख डर के मारे भाग गए थे। ना मालूम कहाँ छिप रहा था, जो इस समय बाबा जी को देखकर बेधड़क आ पहुंचा। साधु ने धुएं का ख्याल बिल्कुल ही न किया और खंडहर के अंदर जाकर ना मालूम किस कोठरी में घुस गया। तारा सिंह को कुंवर इंद्रजीत सिंह के मरने का जितना गम था, उसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं, परंतु उसको इस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब साधु के मुंह से ये सुना कि ताज्जुब नहीं कि अय्यारों ने इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस बात ने तारा सिंह को खुश कर दिया। वे अपने दिल में सोचने लगे कि बेशक हम लोगों ने धोखा खाया, मगर ना मालूम उन्हें कैसी दवा खिलाई गई जिसने बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया। यदि इस समय भैरव सिंह के पास पहुंचकर ये खुशखबरी सुनाई जाती तो क्या ही अच्छी बात थी, मगर कमबख्त साधु तो कहता है कि मैं शाह दरवाजे को ही बंद कर देता हूं, जिसमें फिर कोई आदमी तहखाने में न जा सके। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी ही मुश्किल होगी। इंद्रजीत सिंह अगर जीते भी हैं तो अब मर जाएंगे। ना मालूम ये शाह दरवाजा कौन सा है और किस तरह खुलता और बंद होता है। वे लोग तो सुन ही चुके थे कि बीरेंद्र सिंह का एक अय्यार नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बाबा जी शाह दरवाजा बंद करने चले गए, मगर तारा सिंह को इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि बेहोशी का धुआं जो इस खंडहर में फैला हुआ है अब इन लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने न देगा। थोड़ी ही देर में बेहोशी आ जाएगी और फिर किसी योग्य न रहेंगे, और आखिर वैसा ही हुआ। यद्यपि वे लोग ज्यादा धुएं में नहीं फंसे थे, तो भी जो कुछ उन लोगों की आंखों और नाक की राह से पेट में चला गया था, वही उन लोगों को बेदम करने के लिए काफी था। वे लोग कुएं पर आ पहुंचे और चारों तरफ से उस नीम के पेड़ को घेर लिया। इस समय उन लोगों की अवस्था शराबियों की सी हो रही थी। उसी समय तारा सिंह ने पेड़ पर से चिल्लाकर कहा, ओहो हो, क्या अच्छे वक्त पर हमारा मालिक आ पहुंचा। अब जरूर इन कमबख्तों की जान जाएगी। तारा सिंह की बात सुनते ही वे लोग ताज्जुब में आ गए और मैदान की तरफ देखने लगे। वास्तव में पूरब की तरफ गर्द उठ रही थी और मालूम होता था कि किसी राजा की सवारी इस तरफ आ रही है। उन लोगों के दिमाग पर अब बेहोशी का असर अच्छी तरह हो चुका था। वे लोग बैठ गए और फिर जमीन पर लेटकर दीन दुनिया से बेखबर हो गए। तारा सिंह की निगाह उसी गर्द की तरफ थी। धीरे धीरे आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे और जब थोड़ी दूर रह गए तो साफ मालूम हो गया कि कई सवारों को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह आ पहुंचे। अय्यारों में तेज सिंह और पंडित बद्रीनाथ उनके साथ थे और मुश्की घोड़े पर सवार कमला आगे आगे आ रही थी। जब तक वे लोग खंडहर के पास आवें तब तक तारा सिंह पेड़ के नीचे उतरे। कुएं में से एक लुटिया जल निकालकर मुंह हाथ धोया और कुछ आगे बढ़कर उन लोगों से मिले। बीरेंद्र सिंह ने तारा सिंह से पूछा, कहो क्या हाल है? तारा सिंह, विचित्र हाल है। बीरेंद्र सिंह, सो क्यों? भैरव कहाँ है? तारा सिंह, भैरव सिंह इसी खंडहर के तहखाने में है और किशोरी कामनी तथा कुंवर इंद्रजीत सिंह भी उसी तहखाने में कैद है। तारा सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह का जो कुछ हाल तहखाने में देखा था वो किसी से कहना मुनासिब न समझा, क्योंकि सुनते ही वे लोग अधमरे हो जाते और किसी काम लायक न रहते, और बीरेंद्र सिंह की तो नामालूम क्या हालत होती।
सिवाय इसके ये भी मालूम हो ही चुका था कि कुंवर इंद्रजीत सिंह मरे नहीं हैं। ऐसी अवस्था में उन लोगों को बुरी खबर सुनाना बुद्धिमानी के बाहर था। इसलिए तारा सिंह ने इंद्रजीत सिंह के बारे में बहुत सी बातें बनाकर कहीं, जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा। कुंवर आनंद सिंह ने जब तारा सिंह की जुबानी ये सुना कि कामिनी भी इसी तहखाने में कैद है, तो बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब थोड़ी देर में माशुका से मुलाकात हुआ ही चाहती है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ढूंढने और पता लगाने की नौबत न पहुंची। उन्होंने सोचा कि बस अब हमारा दुखांत नाटक सुखांत हुआ ही चाहता है। बीरेंद्र सिंह ने फिर तारा सिंह से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से उन लोगों को इस तहखाने में कैद देखा है? तारा सिंह, जी हां, कुंवर इंद्रजीत सिंह और कामनी से तो हम दोनों आदमी मिल चुके हैं और भैरव सिंह उन दोनों के पास ही है, मगर किशोरी को हम लोग न देख सके। कामनी की जुबानी मालूम हुआ कि जिस तहखाने में वो है उसी के बगल वाली कोठरी में किशोरी भी कैद है, पर कोई तरकीब ऐसी न निकली जिससे हम लोग किशोरी तक पहुंच सकते। बीरेंद्र सिंह, क्या यहां की कोठरियों और दरवाजों में किसी तरह का भेद है? तारा सिंह, भेद क्या, मुझे तो ये एक छोटा तिलिस्म ही मालूम होता है। बीरेंद्र सिंह, भला तुम और भैरव सिंह इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच गए तो उसे तहखाने के बाहर क्यों न ले आए? तारा सिंह, कुछ अटक कर, मुलाकात होने पर हम लोग उसी तहखाने में बैठकर बातें करने लगे। दुश्मन का एक आदमी उस तहखाने में कैदियों की निगहबानी कर रहा था। कैदी हथकड़ी और बेड़ी के सबब बेबस थे। जब हम दोनों ने उस आदमी को गिरफ्तार किया और हाल जानने के लिए बहुत कुछ मारा पीटा, तब वो राह पर आया। उसकी जुबानी मालूम हुआ कि हम लोगों का दुश्मन अर्थात उसका मालिक बहुत से आदमियों को साथ ले यहां आया ही चाहता है। तब भैरव सिंह ने मुझसे कहा कि इस समय हम लोगों का इस तहखाने से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। कौन ठिकाना बाहर निकलकर दुश्मनों से मुलाकात हो जाए। वे लोग बहुत होंगे और हम लोग केवल 3 आदमी हैं। ताज्जुब नहीं कि तकलीफ उठानी पड़े। इससे यही बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और जब दुश्मन लोग इस खंडहर में आ जाएं तो उन्हें किसी तरह गिरफ्तार करो। उन्हीं की आज्ञा पाकर मैं अकेला तहखाने के बाहर निकल आया और मैंने दुश्मनों को गिरफ्तार भी कर लिया। तेज सिंह खुश होकर और हाथ का इशारा करके, मालूम होता है कि वे लोग जो उस पेड़ के नीचे हैं और कुछ खंडहर के दरवाजे पर दिखाई देते हैं, सब तुम्हारी ही कारीगरी से बेहोश हुए हैं। उन्हें किस तरह बेहोश किया? तारा सिंह, खंडहर के अंदर आग सुलगाई और उसमें बेहोशी की दवा डाली। जब तक वे लोग आवे तब तक धुआं अच्छी तरह फैल गया। ऐसी कड़ी दवा से वे लोग क्यों कर बच सकते थे? जरा सा धुआं आंख में लगना बहुत था। दुश्मन के केवल 2 आदमी बच गए हैं। घोड़ों की तरफ देखकर मालूम होता है आपको आते देख वे लोग भाग गए। ये क्या हुआ? तेज सिंह, चारों तरफ देखकर, जाने दो, क्या हर्ज है। हाँ, तो अब हम लोगों को तहखाने में चलना चाहिए। तारा सिंह, शायद अब हम लोग तहखाने में ना जा सके। कमला, सो क्यों? तारा सिंह, उन लोगों में एक साधु भी था। वो बड़ा ही चालाक और होशियार था। आंख में धुआं लगते ही समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर है। अब दम के दम में हम लोग बेहोश हो जाएंगे। उसी समय एक आदमी ने, जो पहले हम लोगों को देखकर भाग गया था और छिपकर मेरी कार्रवाई देख रहा था, पहुंचकर उसे हम लोगों के आने की खबर दे दी और ये भी कह दिया कि अभी तक कामनी किशोरी और इंद्रजीत सिंह तहखाने में है, बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह का एक अय्यार भी तहखाने में है। ये सुनते ही वो कुछ खुश हुआ और बोला, अब हम लोग तो बेहोश हुआ ही चाहते हैं, धोखे में पड़ ही चुके हैं, मगर अब हम यहाँ के शाह दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर किसी की मजाल नहीं कि ये तहखाने में जा सकें और उन लोगों को निकाल सकें जो तहखाने के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं। इस बात को सुनकर उस जासूस ने कहा कि हम लोगों का एक आदमी भी उसी तहखाने में है। साधु ने जवाब दिया कि अब उसका भी उसी में घुटकर मर जाना बेहतर होगा। फिर न मालूम क्या हुआ और उस साधु ने क्या किया अथवा शाह दरवाजा कौन है और किस तरह खुलता या बंद होता है। तारा सिंह की इस बात ने सभी को तरद्दुद में डाल दिया और थोड़ी देर तक वे लोग सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद कमला ने कहा, पहले खंडहर में चलकर तहखाने का दरवाजा खोलना चाहिए, देखें खुलता है या नहीं। अगर खुल गया तो सोच विचार की कुछ जरूरत नहीं, यदि ना खुल सका तो देखा जाएगा। इस बात को सभी ने पसंद किया और राजा वीरेंद्र सिंह ने कमला को आगे चलने और तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहा। खंडहर में इस समय धुआं कुछ भी न था, सब साफ हो चुका था। कमला सभी को साथ लिए हुए उस दालान में पहुंची जहां से
तहखाने में जाने का रास्ता था। मोमबत्ती जलाकर हाथ में ली और बगल वाली कोठरी में जाकर मोमबत्ती तारा सिंह के हाथ में दे दी। इस कोठरी में एक अलमारी थी जिसके पल्लों में 2 मुट्ठे लगे हुए थे। इन्हीं मुट्ठों के घुमाने से दरवाज़ा खुल जाता था और फिर एक कोठरी में पहुंच जाने से तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां मिलती थी। इस समय कमला ने उन्हीं दोनों मुट्ठों को कई बार घुमाया। वे घूम तो गए मगर दरवाज़ा न खुला। इसके बाद तारा सिंह ने और फिर तेज सिंह ने भी उद्योग किया मगर कोई काम न चला। तब तो सभी का जी बेचैन हो गया और विश्वास हो गया कि उस बेईमान साधु ने जो कुछ कहा सो किया। इस खंडहर में कोई शाह दरवाज़ा जरूर है जिसे साधु ने बंद कर दिया और जिसके सबब से ये दरवाज़ा अब नहीं खुलता। सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले और उस साधु को ढूंढने लगे। खंडहर में और नीम के पेड़ के नीचे 8 आदमी बेहोश पड़े हुए थे जो सब इकट्ठे किए गए। 2 आदमी जो घोड़ों की हिफाजत करने के लिए रह गए थे और बेहोश नहीं हुए थे वे तो न मालूम कहाँ भाग ही गए थे। अब साधु रह गए सो उनके शरीर का कहीं पता न लगा। चारों तरफ खोज होने लगी। राजा बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और तारा सिंह को लिए हुए कमला उस कोठरी में पहुंची जिसमें दीवार के साथ लगी हुई पत्थर की मूरत थी, जिसमें एक दफे रात के समय कामनी जा चुकी थी और जिसका हाल ऊपर के किसी बयान में लिखा जा चुका है। इसी कोठरी में पत्थर की मूरत के पास ही साधु महाशय बेहोश पड़े हुए थे। तेज सिंह मूरत को अच्छी तरह देखकर मालूम होता है शायद दरवाजे से इस मूरत का कोई संबंध है। बीरेंद्र सिंह शायद ऐसा ही हो क्योंकि मुझे ये खंडहर तिलिस्मी मालूम होता है। हाय, बेचारा लड़का इस समय कैसी मुसीबत में पड़ा हुआ है। अब दरवाजा खुलने की तरकीब किससे पूछी जाए और उसका कैसे पता लगे। मेरी राय तो ये है कि इस खंडहर में जो कुछ मिट्टी चूना पड़ा है सब बाहर फेंकवा कर जगह साफ करा दी जाए और दीवार तथा जमीन भी खोदी जाए। तेज सिंह मेरी भी यही राय है। तारा सिंह जमीन और दीवार खुदने से जरूर काम चल जाएगा। तहखाने की दीवार खोदकर हम लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे, बल्कि और भी बहुत सी बातों का पता लग जाएगा। बीरेंद्र सिंह तेज सिंह की तरफ देखकर बहुत जल्द बंदोबस्त करो और 2 आदमी रोहतास गढ़ भेजकर 1000 आदमी की फौज बहुत जल्द मंगवाओ। वो फौज ऐसी हो कि सब काम कर सके, अर्थात जमीन खोदने, सेंध लगाने, सड़क बनाने इत्यादि का काम बखूबी जानती हो। तेज सिंह बहुत खूब। राजा बीरेंद्र सिंह के साथ 700 आदमी आए हुए थे। वे सब के सब काम में लग गए। बेहोश दुश्मनों के हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें उठाकर एक दालान में रख देने के बाद सब लोग खंडहर की मिट्टी उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। जल्दी के मारे मालिकों ने भी काम में हाथ लगाया। रात हो गई, कई मशाल भी जलाए गए। मिट्टी की सफाई बराबर जारी रही, मगर तारा सिंह का विचित्र हाल था। उन्हें घड़ी घड़ी रुलाई आती थी और उसे वे बड़ी मुश्किल से रोकते थे। यद्यपि तारा सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह का हाल बहुत कुछ झूठ सच मिलाकर राजा बीरेंद्र सिंह से कहा था, मगर वे बखूबी जानते थे कि इंद्रजीत सिंह की अवस्था अच्छी नहीं है। उनकी लाश तो अपनी आंखों से देख ही चुके थे, परंतु साधु की बातों ने उनकी कुछ तसल्ली कर दी थी। वे समझ गए थे कि इंद्रजीत सिंह मरे नहीं बल्कि बेहोश हैं। मगर अफसोस तो ये है कि ये बात केवल तारा सिंह को ही मालूम है। भैरव सिंह को भी यदि इस बात की खबर होती तो तहखाने में बैठे बैठे कुमार को होश में लाने का कुछ उद्योग करते। कहीं ऐसा न हो कि बेहोशी में ही कुमार की जान निकल जाए। ऐसी कड़ी बेहोशी का नतीजा अच्छा नहीं होता। इसके अतिरिक्त कई दिनों से कुमार बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। बेहोशी भी ऐसी कि जिसने बिल्कुल ही मुर्दा बना दिया। क्या जाने जीते भी हैं या वास्तव में मर ही गए। ऐसी ऐसी बातों के विचार से तारा सिंह बहुत ही बेचैन थे, मगर अपने दिल का हाल किसी से कहते नहीं थे। यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव था। कई आदमी दौड़ गए और कुदाल, फावड़ा इत्यादि जमीन खोदने का सामान वहां से ले आए और बहुत से मजदूरों को साथ लेवाते आए। रात भर काम लगा रहा और सवेरा होते होते खंडहर साफ हो गया। अब उस दालान की खुदाई शुरू हुई जिसके बगल वाली कोठरी के अंदर से तहखाने में जाने का रास्ता था। हाथ भर तक जमीन खुदने के बाद लोहे की सतह निकल आई जिसमें छेद होना भी मुश्किल था। ये देखकर बीरेंद्र सिंह को भी बहुत रंज हुआ और उन्होंने खंडहर के बीच की जमीन अर्थात चौक को खोदने का हुक्म दिया। दूसरे दिन चौक की खुदाई से छुट्टी मिली। खुद जाने पर वहां एक छोटी सी खूबसूरत बावली निकली जिसके चारों तरफ छोटी छोटी संगमरमर की सीढ़ियां थीं। ये बावली 10 गज से ज्यादा गहरी न थी और
इसके नीचे की सतह 3 गज चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी। दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते उस बावली की मिट्टी निकल गई और नीचे की सतह में एक पीतल की एक मूरत दिखाई पड़ी। मूरत बहुत बड़ी न थी। एक हिरन का शेर ने शिकार किया था। हिरन की गर्दन का आधा हिस्सा शेर के मुंह में था। मूरत बहुत ही खूबसूरत और कीमती थी, मगर मिट्टी के अंदर बहुत दिनों तक दबे रहने से मैली और खराब हो रही थी। बीरेंद्र सिंह ने उसे अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर साफ करने का हुक्म दिया। बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, इस खुदाई में समय भी नष्ट हुआ और कुछ काम भी न निकला। तेज सिंह, मैं इस मूरत पर अच्छी तरह गौर कर रहा हूं। मुझे आशा है कि कोई अनूठी बात जरूर दिखाई पड़ेगी। बीरेंद्र सिंह ताज्जुब में आकर, देखो देखो, शेर की आंखें इस तरह घूम रही हैं जैसे वो इधर उधर देख रहा हो। आनंद सिंह अच्छी तरह देखकर, हाँ ठीक तो है। इसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, चारों तरफ से दुश्मन की फौज ने आकर हम लोगों को घेर लिया है। 2000 सवारों के साथ शिवदत्त आ पहुंचा। जरा मैदान की तरफ देखिए। नामालूम शिवदत्त इतने दिनों तक कहाँ छिपा हुआ था और वो क्या कर रहा था। इस समय 2000 फौज के साथ उसका यकायक आ पहुंचना और चारों तरफ से खंडहर को घेर लेना बड़ा ही दुखदायी हुआ, क्योंकि बीरेंद्र सिंह के पास इस समय केवल 100 सिपाही थे। सूर्य अस्त हो चुका था। चारों तरफ से अंधेरी घिरी चली आती थी। फौज सहित राजा शिवदत्त जब तक खंडहर के पास पहुंचे तब तक रात हो गई। राजा शिवदत्त को तो ये मालूम ही हो चुका था कि केवल 100 सिपाहियों के साथ राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और उनके अय्यार लोग इसी खंडहर में हैं। परंतु राजा बीरेंद्र सिंह, कुमार और उनके अय्यारों की वीरता और साहस को भी वो अच्छी तरह जानता था। इसलिए रात के समय खंडहर के अंदर घुसने की उसकी हिम्मत न पड़ी। यद्यपि उसके साथ 2000 सिपाही थे, मगर खंडहर के अंदर 150-200 सिपाहियों से ज्यादा नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा जमीन न थी और बीरेंद्र सिंह तथा उनके साथ ही इतने आदमियों को कुछ भी न समझते। इसलिए शिवदत्त ने सोचा कि रात भर इस खंडहर को घेर कर चुपचाप पड़े रहना ही उत्तम होगा। वास्तव में शिवदत्त का विचार बहुत ठीक था और उसने ऐसा ही किया भी। राजा बीरेंद्र सिंह को भी रात भर सोचने विचारने की मोहलत मिली। उन्होंने कई सिपाहियों को फाटक पर मुस्तैद कर दिया और उसके बाद अपने बचाव का ढंग सोचने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।